वैसे तो ये अंतरिम बजट है, यानी सरकार जब चुनाव में उतरने जाती है तो चुनाव से बाद तक सरकार, नई सरकार बनने तक जो खर्चे की जरूरत होती है वो खर्चे की मंजूरी अंतरिम बजट के जरिए सरकार संसद से लेती है। लेकिन पहले कई मोर्चे पर देखा गया है कि अंतरिम बजट में भी सरकार ने कई सारे ठोस ऐलान किए हैं। इसलिए उम्मीद ये भी है कि इस बार के बजट में भी सरकार ठोस ऐलान कर सकती है। और ये ऐलान जो है सरकार ने पहले ही कह दिया है एक तरीके से कि ऐलान की दिशा दशा क्या होने वाली है। आज बजट सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बजट एक दिशा देने वाला हो सकता है। आइए सुनते हैं क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी ने। कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिशा निर्देशक बजट लेकर के हम आएंगे, तो ये बताना बेहद जरूरी है कि अब तक जो संकेत मिले हैं उसके तहत सरकार एक खास दिशा तय कर सकती है, एक खास थीम के तहत बजट पेश कर सकती है। वो थीम हो सकता है ज्ञान, GYAN। ये दरअसल 4 जातियां हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियों का नाम दिया है। जी का मतलब हो गया गरीब, Y का मतलब यूथ यानी युवा हो गया, A का मतलब अन्नदाता यानी किसान और N का मतलब नारी यानी महिला। तो इन चारों वर्गों के लिए कुछ न कुछ ठोस ऐलान बजट में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद या फिर कहें सबसे ज्यादा नजर जिनकी टिकी रहती है बजट पर, पूरे बजट भाषण में काफी गंभीरता से सुनते रहते हैं बजट भाषण को, वो है टैक्स पेयर्स। हर बजट में टैक्स पेयर्स कुछ न कुछ उम्मीद लगा के बैठता है कि हमारे लिए क्या कुछ ऐलान होने वाला है। और यही वजह है कि उम्मीद को अंत में, बजट स्पीच के अंत में वित्त मंत्री साहिबा पढ़ती हैं कि क्या कुछ टैक्स पेयर्स के लिए होने जा रहा है। तो इस बार बजट में टैक्स पेयर्स के लिए भी कुछ होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक के पास चलते हैं। आलोक, क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि हर बार तो हम लोग कुछ न कुछ टैक्स पेयर्स के लिए उम्मीद लगाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, कई बार मायूसी हाथ लगती है। अंतरिम बजट होने के बावजूद क्या उम्मीद करें कि इनकम टैक्स में कुछ रियायत मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पीएम ने कहा कि ये दिशा निर्देशन वाला बजट होगा, तो हम मान के चल सकते हैं जो सरकार की पॉलिसी है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको बढ़ावा देना है। ये सरकार की पहले की पॉलिसी है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो न्यू इनकम टैक्स के तहत कुछ ऐसे नए क्लॉज जोड़े जा सकते हैं जो कि टैक्स पेयर्स के लिए काफी फायदेमंद, काफी राहत वाले हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम में, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी सिर्फ 50,000 रुपए तक की कटौती मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो रकम है 50,000, उसमें बढ़ोतरी कर सकती है, उसको 75,000 या फिर उसको 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा न्यू टैक्स रिजीम को लेकर। इसके अलावा कुछ और एग्जम्पशन जैसे कि न्यू पेंशन सिस्टम वर्सेस ओल्ड पेंशन सिस्टम की बात काफी लंबे समय से चल रही है। सरकार लगातार न्यू पेंशन सिस्टम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। हमें जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि न्यू पेंशन सिस्टम के तहत जो एग्जम्पशन मिलता है निवेशक को, उसको न्यू टैक्स सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। यानी कि न्यू टैक्स सिस्टम के तहत आपको न्यू पेंशन स्कीम के जो एग्जम्पशन है वो मिल सकते हैं। वो अधिकतम ATC और कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक है। हो सकता है कि न्यू टैक्स सिस्टम में इसको NPS के एग्जम्पशन को भी शामिल किया जाए। तो कुल मिलाकर न्यू टैक्स सिस्टम को कह सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है। और रही बात न्यू पेंशन स्कीम के, न्यू टैक्स रिजीम के जो स्लैब की, तो उसमें हो सकता है कि जब पूर्ण बजट आए तो वहां पर कुछ टैक्स में बदलाव किया जाए, कुछ टैक्स स्लैब को और अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो ये कुछ चीजें इस बार बजट, अंतरिम बजट में जो आम टैक्स पेयर हैं उनके लिए सामने निकल के आ सकती हैं। तो यहाँ पे आलोक ने साफ कहा कि न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा और आकर्षक बनाने की कोशिश यहाँ पर होगी। लेकिन आलोक की बातों से एक बात साफ है
कि ओल्ड टैक्स रिजीम जिसको सरकार भी धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, उसमें शायद कोई बहुत बड़ा फेरबदल आपको देखने को ना मिले। जब बात टैक्स की आती है ना, तो एक खास टैक्स का हिस्सा होता है जिसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं, खासतौर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। उसमें हर बार बदलाव की बातें उठती हैं, यहां तक कि चर्चा भी होती है, उम्मीद भी की जाती है, क्योंकि हर इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो, हाउसिंग हो, सबके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में अलग अलग होल्डिंग पीरियड है, अलग अलग टैक्स की दरें हैं। इसको शायद सुलझाया जाए, आसान किया जाए, इसको लेके इस बार फिर से उम्मीदें जगी है, क्योंकि सरकार को लगभग पिक्चर क्लियर हो रहा है कि आखिर कैपिटल गेन्स टैक्स कहां से कितना ज्यादा आता है। तो उसमें भी उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद यहां भी कुछ बदलाव हो। ऐसे बता दूं कि कुछ लोग अगर ये दलील दे रहे हैं कि अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट में टैक्स में छेड़छाड़ नहीं होता है, तो बता दूं कि इससे पहले 2019 में जब अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो वहां भी टैक्स में छेड़छाड़ किया गया था, टैक्स में राहत दी गई थी। इसलिए ये दलील तो मुझे कम से कम स्वीकार्य नहीं है। लेकिन खैर, बजट में क्या होगा वो तो कल वित्त मंत्री बता ही देंगे। लेकिन एक और तबका है जिसको सबसे ज्यादा नजर टिकी रहती है, वो है किसान। और सरकार भी किसानों पर खास फोकस कर रही है। जिन 4 जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उनमें से किसान एक सबसे कह सकते हैं प्राथमिकता पर है, वोटर भी है। तो किसान को लुभाने के लिए क्या कुछ हो सकता है क्या? उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है, रकम बढ़ाई जा सकती है, क्या कुछ होगा? काफी पैनी नजर रखे हुए थे इस सारे मुद्दे पर हमारे सहयोगी असीम मनचंदा, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लंबे समय से ट्रैक करते हैं। असीम, किसानों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्या संभावना है, क्या संकेत मिल रहे हैं आपके? देखिए, वित्त मंत्री पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि ये बजट महिलाओं और किसानों के ऊपर ही फोकस रहेगा, और प्रधानमंत्री ने भी आज साफ कहा कि ये बजट महिलाओं के ऊपर केंद्रित रहेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो महिला किसान है, उनके लिए सरकार काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है। 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, तब ये रकम 6,000 रुपये सालाना थी, लेकिन अब उसको 5 साल बीत चुके हैं, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो सरकार इसमें बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। जो किसान उनको 9,000 रुपये सालाना मिल सकता है। इतना ही नहीं, जो महिला किसान है उनके लिए रकम दोगुनी हो सकती है, यानी कि उनको 12,000 रुपये सालाना मिल सकता है। इसके साथ साथ सरकार किसान क्रेडिट को बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। अभी 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का किसान क्रेडिट है, उसको बढ़ा करके सरकार 22 लाख करोड़ रुपए करेगी। और कई सारी चीजें आपको इस बजट के अंदर देखने को मिलेंगी। किसानों के लिए जीवन बीमा की घोषणा यहाँ पर हो सकती है। महिला किसानों के लिए खासतौर पर जो क्रेडिट है उनको मिलना काफी आसान होगा। उनको कर्ज दूसरों के मुकाबले 1% सस्ती दरों के ऊपर दिया जाएगा। कई सारे कदम है। आपने पिछली बार देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन जो है वो नवंबर, दिसंबर के, अक्टूबर के महीने में बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए सरकार ये चाहती है कि कोई कदम वहां पर उठाए जाए। वहां पर भी जो कंपनियां इसमें बनाने, जो पराली मैनेजमेंट में लगी हुई है, उनके लिए भी कम सरकार एक अनाउंसमेंट कर सकती है। तो कुल मिलाकर के किसानों के ऊपर सरकार का एक बड़ा फोकस आपको दोबारा से इस बजट के अंदर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, किसान एक ऐसा तबका है जो असीम बता ही रहे थे, जिसको हर सरकार चुनाव से पहले एक तरीके से उनको टारगेट करना चाहती है, उनको किसी न तरीके से राहत देना चाहती है। कभी किसान कर्ज माफी के तौर पे, कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तौर पे। लेकिन असीम की बातों में एक बात आपने गौर किया होगा कि महिलाओं पर इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया है। तो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कहा कि नारी एक उनका फोकस है। तो मुझे लगता है कि महिला किसान को छोड़ भी दें तो महिलाओं के लिए कम से कम 2 से 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लाडली बहना स्कीम के तर्ज पर केंद्र सरकार कुछ खास स्कीम ला सकती है, या फिर कहें जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनके जरिए इंसेंटिव वित्तीय मदद बढ़ाई जा सकती है। तो महिलाओं पर कुछ खास फोकस हो बजट में तो आश्चर्य आपको नहीं करना चाहिए। और आखिर वित्त मंत्री साहिबा हैं, वो भी महिला, और सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। तो कुछ न कुछ वित्त मंत्री ये तो तोहफा देंगे इस खास मौके पे। तो महिलाओं के लिए कुछ उम्मीद जरूर की जा रही है। लेकिन इसके अलावा एक जो खास सेगमेंट है वह है हाउसिंग सेगमेंट। हर किसी को अपना छत चाहिए होता है, हर किसी को अपना घर चाहिए होता है। हाउसिंग फॉर ऑल सरकार ने ऐलान किया था, लेकिन अभी भी लक्ष्य से काफी दूर है। तो हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ नई स्कीम, मौजूदा स्कीम में बदलाव की भी संभावना मिल रही है। ये संकेत दीपाली नंदा को मिला है। तो सीधे चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, हाउसिंग सेक्टर के लिए क्या उम्मीद की जाए?
देखिए लक्ष्मण जी, जैसे आपने भी बताया कि अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो मोदी सरकार का फोकस हमने देखा है 2014 के बाद से ही इस सेक्टर पर रहा है और यही वजह है कि हर साल हाउसिंग के लिए एलोकेशन में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। तो भले ही ये अंतरिम बजट हो, लेकिन ये जो इजाफा करने का ट्रेंड है वो इस बार भी बजट में देखने को मिल सकता है। जो सोर्सेज से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो एक एम्बिशियस प्लान है हाउसिंग फॉर ऑल और अफोर्डेबल हाउसिंग, इसके तहत दो बड़ी योजनाएं मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च की गई थी। अगर 2015 की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना और 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ये जो दोनों योजनाएं हैं इनके लिए एलोकेशन इस बजट में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और सूत्रों के मुताबिक जो ये बढ़ोतरी है ये 15 से 20% तक की हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो बजट है ये महिला सेंट्रिक हो सकता है, महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। तो इसी के तहत एक और जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है कि सरकार की तरफ से एक नई हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च की जा सकती है इस अंतरिम बजट में, जिसके तहत जो होम लोन पर ब्याज है उस पर सब्सिडी इंटरवेंशन स्कीम को लागू किया जा सकता है और इसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता मिल सकती है। मकसद यही है इस नई योजना को लॉन्च करने का कि जो मिडिल क्लास है, मध्य वर्गीय परिवार है या फिर जो ग्रामीण और शहरी गरीब हैं उनके घर पर, उनके सर पर अपनी पक्की छत हो सके, पक्का मकान हो सके। तो इसके तहत बड़े अनाउंसमेंट कल हमें बजट में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल दीपाली, आपने सही कहा कि महिलाओं पर हाउसिंग सेक्टर को लेकर भी फोकस होगा। दरअसल दर्शकों को बता दूं कि महिला का जिक्र बार बार हम लोग कर रहे हैं और सरकार का भी फोकस है। इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि सरकार ने सर्वे कराया तो ये पाया कि जो राहत महिलाओं को दी जाती है, जो वित्तीय मदद महिलाओं को दी जाती है, उसका काफी अलग असर पड़ता है। महिलाएं काफी पैसा बचाती हैं, महिलाएं काफी मितव्ययी होती हैं, महिलाएं उन पैसों का कुछ सकारात्मक तरीके से खर्च करती हैं। इस तरह के सर्वे, सरकार के इंटरनल सर्वे में बातें निकलकर सामने आई हैं। इसलिए सरकार का मानना है एक धरा का कि जो भी आप राहत दीजिए, जो भी सब्सिडी दीजिए, कोशिश करिए कि महिलाओं को जरिए होकर गुजरे। तो वहां पे सब्सिडी के बेजा इस्तेमाल की गुंजाइश बहुत कम रहती है, सब्सिडी का सदुपयोग होता है। इसलिए महिलाओं के जरिए सरकार राहत पहुंचाने की कोशिश करेगी और इसके संकेत बार बार यहां पे मिल रहे हैं। एक और सेगमेंट है बजट से पहले, बजट के बाद पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वह है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। काफी चर्चा हुई है, काफी सरकार इस पे खर्च कर चुकी है। अलग अलग स्कीम के तहत फेम 1 आया, फेम 2 आया, सब्सिडी दी गई। अभी भी लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर है, तो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए इस बार बजट में फिर से सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है। वो सब्सिडी क्या होगी, किस स्कीम के तहत होगी, कितनी होगी, रोहन से जानते हैं। रोहन इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत करीब से फॉलो करते रहे। रोहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? तो बजट देखने के बाद उम्मीद करें कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा सस्ते में खरीद पाएंगे। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद करनी चाहिए। पिछले सभी बजटों में हमने देखा है 3-4 बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ न कुछ सरकार देती आई है। इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि इस साल जो है फेम 2 की जो अवधि है वो खत्म हो रही है, तो सरकार इसी पॉलिसी को आगे बढ़ा सकती है। अभी तक जो सूत्रों हमें बता रहे हैं कि करीब 2 साल के लिए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 12,500 करोड़ लगभग अलग सरकार इसके लिए कर सकती है। इसे अब सरकार फेम 2 का एक्सटेंशन कह सकती है या फेम 3 कह सकती है, या बाकी जो टेक्नोलॉजीज है मोबिलिटी की उसको मिला के कोई नई स्कीम का नाम दे सकती है, ये हमें देखना होगा। लेकिन जो सरकार का समर्थन मिल रहा है ईवीज को, वो जारी रहेगा इस बजट में, इस बात की पूरी उम्मीद है। और जो बदलाव हैं वो क्या होने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स और ट्रक्स अब तक बाहर थे स्कीम से, उनको शामिल किया जा सकता है। सरकार सब्सिडी का अमाउंट कम कर सकती है, लेकिन ओवरऑल जो दायरा है वो बढ़ा सकती है, यानी कि ज्यादा गाड़ियां कवर होंगी। जो अभी हर गाड़ी पर सब्सिडी मिलती है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे भी महिलाओं के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का भी प्रावधान है, वो आता है या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के एक अलग फंड की बात है, वो भी इस बार हम देख सकते हैं इसमें होता हुआ। तो इंतजार है सबको कि इस बार जो है वित्त मंत्री क्या देते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफी कुछ आ सकता है और बजट के बाद आप चाहें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप जरूर विचार करिएगा। अगर सस्ता पड़ता तो ले लेना चाहिए, पर्यावरण के लिए काफी अच्छा होता है, माना जाता है। और ऐसी कई सारी एक्सक्लूसिव खबरें हमारी टीम के पास है, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि छोटे मझोले कारोबारियों को बजट से क्या है उम्मीदें, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट पर हमारी यह खास पेशकश, और बजट की हर बात जो कल ऐलान हो सकता है उसको बताने के लिए हमारी पूरी टीम मौजूद है हमारे साथ, जो दिल्ली में पल पल नजर रखती है बजट बनने की पूरी प्रक्रिया के दौरान। इनसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद, जहां से हमारे सहयोगी केतन जोशी ने बात की एनएसआईसी के सीजीएम से और जाना कि आखिर छोटे मझोले कारोबारियों को बजट से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। आइए सुनते हैं। एनएसआईसी के चीफ जोनल हेड सेंट्रल जोन के ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए, एनएसआईसी ने इस बजट में केंद्र सरकार से क्या क्या मांगे रखी है? जो सबसे पहला हम लोगों को एमएसएमई के लिए जो मांग है वह है कि जो $2.84 बिलियन का जो लास्ट ईयर उन्होंने बजट दिया था एमएसएमई के लिए, जो कि 41% हायर था, हम लोग इसको चाह रहे हैं कि कम से कम इसको 3.5 या 4 बिलियन डॉलर्स के ऊपर इसकी इन्वेस्टमेंट हो। यह हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग है, जिसमें कि और दूसरी यह है कि जो जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उस स्कीम में जहां भी हम लोगों को जो सबसे पहली दिक्कत हो रही है एमएसएमई सेक्टर के लिए, वह है कि 90 डेज के लिए जो लोन दिया जाता है, हमारे एमएसएमई सेक्टर के 90 डेज में रोटेशंस नहीं हो पाती है, जिसके चलते हम लोग यह चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इसको हम लोग 180 डेज के तक इसको ले जाएं, और जिससे कि हमारी एमएसएमई यूनिट्स को बहुत ज्यादा सहायता इसके ऊपर मिलेगी। तो हम लोगों की यह भी मांग है कि हम लोग एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म एमएसएमई के लिए क्रिएट करें, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर इनोवेशंस का है तो वो एमएसएमई सेक्टर्स के पास है। तो यह एक अगर एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म डीआरडीओ या किसी भी एजेंसीज के साथ अगर हम लोग मिलकर करते हैं तो यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, जहां की हम लोग त्वरित गति से आत्मनिर्भर भारत की ओर जा सकेंगे। तो ये था छोटे मझोले कारोबारियों को क्या उम्मीदें हैं, बजट से क्या सिफारिश की गई है। और अब बात करते हैं रेलवे की। जी हां, जब से रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है तो आम बजट के दौरान रेलवे के मुसाफिरों की भी नजरें इस पर टिकी रहती है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेलवे में सेफ्टी और सुविधाओं को बेहतर करने पर सरकार खास फोकस कर सकती है इस बजट में। और क्या डिटेल है जानने के लिए चलते हैं दीपाली नंदा के पास। दीपाली, रेलवे के लिए क्या कुछ बजट में देखने को मिल सकता है? देखिए, रेलवे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं, और यही वजह रही है कि हमने पिछली बार देखा था बजट में रिकॉर्ड एलोकेशन रेलवे को वित्त मंत्री की तरफ से दिया गया था। इस बार भी इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। सूत्रों से जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 20% तक ज्यादा एलोकेशन इस बार अंतरिम बजट में रेलवे के लिए किया जा सकता है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए अगर रकम के हिसाब से देखें तो 3 लाख करोड़ रुपए का कुल एलोकेशन रेलवे के खाते में आता हुआ दिखाई दे सकता है। प्राथमिकता की बात की जाए तो देखा जा सकता है कि वित्त मंत्री का फोकस रहेगा कि वंदे भारत ट्रेन, जो कि काफी कम समय में एक पॉपुलर ट्रेन बन गई है, उसका सफलतापूर्वक रोल आउट अगले सालों में किया जाए। रेलवे की तरफ से पहले ही टारगेट रखा गया है कि अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों को रोल आउट किया जाएगा। तो उस हिसाब से अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है, सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि मार्च में उसको लॉन्च किया जाएगा, तो उसकी घोषणा भी वित्त मंत्री अपने अंतरिम बजट में कर सकती है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग, इस पर भी फोकस देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें रेलवे के मुसाफिरों को ध्यान में रखना चाहिए। और अब एक वर्ग है वो खासतौर से आपको देखता है छोटे कारोबारियों का, जो रिटेलर्स जिसको कहते हैं। तो ये कारोबारियों के लिए बड़ी लंबी समय से एक स्कीम पे काम चल रहा था, पॉलिसी पे काम चल रहा था। अब वो पॉलिसी क्या बजट में आ पाएगा? हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इस रिटेल पॉलिसी का ऐलान सरकार बजट में कर सकती है। अब ये पॉलिसी क्या होगी, बजट पॉलिसी में क्या कुछ खास बातें होंगी, किनके लिए क्या राहत होगी, आलोक से पूछते हैं। आलोक, इस पॉलिसी में क्या कुछ होने वाला और ऐलान होने की संभावना कितनी है?
देखिए, जो नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी थी, इसको लेकर काफी दिनों से काम चल रहा है। इसमें कारोबारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए, उनको एक सामाजिक सुरक्षा देने के लिए काम हो रहा था। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस अंतरिम बजट में इसको ऐलान किया जाएगा और खासतौर से जो सामाजिक सुरक्षा कारोबारियों की जो है उसको लेकर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर का ऐलान किया जा सकता है, जिसके तहत उन्हें 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर मिल सकता है। इसको लेकर काफी माथापच्ची बैंकों के साथ, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके साथ हो चुकी है। और जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो जानकारी में मिल रही है, 600 रुपए प्रति लाख के हिसाब से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देने की बात चल रही है। तो माना जा रहा है कि जो ट्रेडर्स जो काफी इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट करता है, उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, लिहाजा उनको भी एक तरह से एक सोशल सिक्योरिटी के तौर पर इंश्योरेंस कवर दिया जाए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, उसमें पार्शियल और मेजर दोनों तरह के एक्सीडेंट कवर हो। इस तरह की एक पॉलिसी उनके लिए अनाउंस की जा सकती है, ताकि जो छोटे कारोबारी हैं, एमएसएमई कारोबारी हैं, जो कि इकोनॉमी में काफी ज्यादा ग्रोथ कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको एक तरह से सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। तो ये इस तरह की नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के तहत इसका ऐलान किया जाएगा। पूरी तरह से जो पॉलिसी होगी वो बाद में आएगी, लेकिन जो ये खास अनाउंसमेंट है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर का, वो कारोबारियों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए हो सकता है इस बार अंतरिम बजट में। बिल्कुल, तो छोटे कारोबारियों को भी इसका ख्याल रख सकते हैं, या फिर क्या उम्मीद करना चाहिए बजट में उनके लिए भी कुछ खास आ सकता है। और जीएसटी में काफी अच्छा कलेक्शन हुआ, तो एक तरीके से उनको एक रिवॉर्ड भी दिया जाना चाहिए। तो ये रही बात छोटे कारोबारियों की। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पुल, हाईवे, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे सरकार का हमेशा फोकस रहा है, और सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भी ये फोकस जारी रह सकता है। रोहन सिंह से समझते हैं। रोहन, आपको क्या जानकारी मिल रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, इस पर सरकार का आवंटन कितना बढ़ सकता है? सरकार किस तरह की रणनीति अपना सकती है बजट में? करीब 20 से 25% आवंटन बढ़ने की उम्मीद है, जैसा सूत्र में बता रहे हैं। पिछले बजट में हमने देखा था जो टोटल खर्च हुआ था हाईवे सेक्टर पे, वो 2,60,000 करोड़ का था। उसे बढ़ाकर इस बार 3,20,000 करोड़ के लगभग आप देख सकते हैं आवंटन होता हुआ। अब ये पैसा खर्च कहाँ होगा? तो सबसे ज्यादा जो खर्च होगा वो एनएचएआई की जरूरतों को पूरा करने पे होगा। सरकार चाहती है कि जो मार्केट बोरोइंग है उसको कम करे एनएचएआई की, और इसलिए ये खर्च अच्छा खासा वहां होगा। दूसरी तरफ जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसका एक रिवाइज प्लान बनाया है सरकार ने। उस रिवाइज प्लान के लिए कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये खर्च होगा, और आखिर में कई नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है आप इस बार बजट में अनाउंस होता हुआ सुन सकते हैं, ऐसा सूत्र में बता रहे हैं। तो कई सारे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की घोषणा यहां पर हो सकती है, और भी कई सारी चीजें हैं। तो बजट जो है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बजट की हर बारीक बातें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी पूरी एक्सपर्ट की टीम यहां पर रहेगी, और हमारे जितने भी रिपोर्टर ने जानकारी दी, उसके आसपास कुछ ऐलान होने की संभावना बिल्कुल जताई जा सकती है। तो बजट पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।